हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं भारत का जो संविधान है उस संविधान पर चर्चा करेंगे। संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हम लोग बात करेंगे संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ, संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसके अलावा संविधान सभा के कार्य क्या थे, संविधान सभा में जो मेंबर्स थे वो किस तरह से लिए गए। देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं संविधान सभा की, तो सबसे पहले वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संविधान सभा के बारे में बात की। हम लोग बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, तो इस संदर्भ में बात करने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं महात्मा गांधी। 1922 में उन्होंने कहा कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा। दूसरी बात, एक बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है, अंग्रेजों ने इस बात को कब स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो अगस्त 1940, आपको याद होगा, जब अंग्रेजों के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था जिसे हम लोग अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इस अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा हो, लेकिन उसको हमने स्वीकार नहीं किया। उसका कारण था, अंग्रेजों ने कहा कि उस संविधान सभा में मुख्यतया भारतीय लोग हों। इसमें इस शब्द पर हमें आपत्ति थी। मुख्यतया भारतीय कहने से सीधा सा मतलब ये था कि भारतीयों के अलावा भी कुछ और लोग हो सकते हैं। तो गांधी जी के अलावा और भी जितने कांग्रेसी थे या और भी संगठन थे, उन सब ने इसका विरोध किया। इसके बाद यदि हम बात करें तो क्रिप्स प्रस्ताव, ये क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था। सर स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा यह रखा गया था। क्रिप्स प्रस्ताव में स्पष्ट शब्द में अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, लेकिन इसमें भी दिक्कत थी। इसको भी हमने स्वीकार नहीं किया। स्वीकार न करने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि इसमें साफ लिखा हुआ था कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाए। अब यह युद्ध की समाप्ति के पश्चात ही क्यों, युद्ध के दौरान क्यों नहीं? तो इस बात से इसको अस्वीकार किया गया। गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न ये है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एटली की सरकार बनी इंग्लैंड में, और ये जो सरकार बनी, इस सरकार में 3 कैबिनेट मंत्रियों को हिंदुस्तान में भेजा गया था। उन 3 कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है उसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और भारत की जो संविधान सभा है वो इस संविधान सभा के जो गठन किया गया, ये कैबिनेट मिशन के तहत ही किया गया। इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। सर पैट्रिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इसके अलावा सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में, वो इसके सदस्य थे। और एक सदस्य थे A.V. अलेक्जेंडर। ये जो कैबिनेट मिशन है, इस योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन ने जो योजना बनाई, उस योजना के तहत संविधान सभा में 389 मेंबर्स होने चाहिए थे। अब देखिए, यहाँ 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए थे? आंसर है 389। इससे भी बढ़िया प्रश्न ये है कि संविधान सभा में सारे सदस्य कौन लोग थे? क्या सारे निर्वाचित थे? सभी मनोनीत थे? यह मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि संविधान सभा में जो मेंबर थे वो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। निर्वाचित कहाँ से थे और मनोनीत कहाँ से थे, इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। आप जानते होंगे, उस समय भारत 2 भागों में बटा हुआ था। एक ऐसा भारत जहां अंग्रेज डायरेक्टली शासन करते थे, उसे हम अंग्रेज भारत कहते हैं, और उस अंग्रेज भारत से 292 + 4 यानी 296 सदस्य लिए गए। जबकि देशी भारत यानी ऐसा भारत जहां पर राजा महाराजाओं का शासन है, भारत की जनता और अंग्रेजों के बीच जहां राजा महाराजा आ जा रहे हैं, उसे देशी भारत कहा गया। उस देशी भारत से 93 मेंबर्स लिए गए। अब प्रश्न ये है कि संविधान सभा में सदस्य किस रूप में लिए गए। याद रखें,
जहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन था। भारत की जनता और अंग्रेजों के बीच जहाँ राजा महाराजा थे उसे देसी भारत कहा जाता है। उस देसी भारत से 93 मेंबर्स लिए गए। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये कि संविधान सभा में सदस्य किस रूप में लिए गए। तो याद रखिएगा, इस अंग्रेज भारत से जो 296 मेंबर्स हैं वो निर्वाचित हुए, और जो 93 सदस्य देसी भारत के हैं ये सारे के सारे मनोनीत थे। एक तो बात है ये। दूसरी बात, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये 389 का आंकड़ा आया कैसे? 400 ले लेते, 390 ले लेते, 380 ले लेते। तो आपको बता दें, जब कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान आया और संविधान सभा के बारे में जब उसने विचार विमर्श किया, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। तो संविधान सभा का ये जो गठन हो रहा था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन ने एक आंकड़ा बनाया कि एक जो मेंबर है वो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला हो। इस वजह से 40 करोड़ की जनसंख्या होने के कारण संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 रखी गई। अब एक प्रश्न यहाँ से बनता है, 292 सदस्य अंग्रेज भारत से लिए गए, 4 सदस्य भी अंग्रेज भारत से लिए गए, यानी कुल मिलाकर हो गए 296 सदस्य। ये जो 4 हैं, ये 4 क्या है? जिस तरह से हिंदुस्तान में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक उसी प्रकार से देश की आज़ादी से पहले हमारे यहाँ 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। हर एक चीफ कमिश्नरी प्रांत से एक एक सदस्य लिया गया था। उस समय कौन कौन से प्रांत थे चीफ कमिश्नरी वाले? एक था दिल्ली, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके बाद में दूसरा था राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा भी चीफ कमिश्नरी प्रांत था, 2 हो गए। तीसरा था कुर्ग, जो आज का कर्नाटक, जो आज के कर्नाटक में है। और एक मेंबर लिया गया था बलूचिस्तान से, जो आजकल पाकिस्तान में। ये जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं, इनको याद रखना है। प्रश्न यहीं से बन सकता है, संविधान सभा में जो 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत से लिए गए थे, इनमें से कौन सा चीफ कमिश्नरी प्रांत है, कौन सा नहीं है? दिल्ली वर्तमान का दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान, कुर्ग कर्नाटक और बलूचिस्तान पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान का। तो इस प्रकार से 296 मेंबर तो हो गए अंग्रेज भारत से, और 93 सदस्य हो गए देसी भारत से। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब एक प्रश्न यहाँ पर बहुत बढ़िया सा बनता है, 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई, आप सब लोग जानते हैं इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न बनता है, 9 दिसंबर 1946 को ये जो पहली बैठक हुई, इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने क्यों की? नंबर 1 देखिए, उनका चुनाव हुआ था। नंबर 2, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मनोनीत किया था, या वो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता इसलिए की क्योंकि वह संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए उन्होंने अध्यक्षता की। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा, आपने पढ़ा होगा कि 9 दिसंबर 1946 को ये जो संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है, इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। यहाँ 2-3 प्रकार के बहुत अच्छे से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, ये जो मुस्लिम लीग 9 दिसंबर 1946 की बैठक का बहिष्कार करेगी, तो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोलते हैं, और वो स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किए जाने के कारण चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है। तो याद रखिए, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो ये स्टेटमेंट दिया चर्चिल ने। तो आपको ये बात याद रखनी है। 9 दिसंबर 1946 को बैठक प्रारंभ हो गई। इस बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया, ये प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा, ये जो पहली बैठक हुई, इस बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया। 207 मेंबर संविधान सभा के यहाँ भाग लेते हैं। एक और प्रश्न बन सकता है, इसमें महिलाएं कितनी थी? तो महिलाएं थी 9। अब ये तो है परंपरागत। नए प्रकार के प्रश्न क्या हो सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है
कि जो हमारी कैबिनेट मिशन था, जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में 389 मेंबर होने चाहिए। फिर 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक होती है, तब इस बैठक में केवल 207 मेंबर कैसे आ रहे हैं? इतने कम मेंबर कैसे? तो आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा, क्या मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया पहली बैठक का, इस वजह से ऐसा हुआ। देखिए, इसमें कोई तो राय नहीं कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्य तो टोटल 73 थे, जबकि आपके पास आंकड़ा 389 का है। जब 389 से 73 निकाल देते हैं तो 216 आता है और मेंबर आ रहे हैं 207। इसका क्या जवाब देंगे? तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि पहली बैठक में कम सदस्य आने के दो बड़े कारण, एक मुस्लिम लीग के 73 सदस्य मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया। दूसरी बात, दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद होता है। दिसंबर 1946 तक जो देशी रियासतें थी, उन्होंने अभी तक ये भी तय नहीं किया था कि उनको जाना कहाँ। अगर जाना हिंदुस्तान में है तो संविधान सभा में किसको सदस्य के रूप में भेजें? तो 93 का एक बड़ा आंकड़ा जो देशी रियासतों से आना था वो तो आया नहीं, और 73 का जो मुस्लिम लीग का आंकड़ा था वो भी नहीं आया। इसके अलावा बहुत से कारण थे जिसकी वजह से संविधान सभा में केवल पहले दिन की बैठक में 207 लोग ही बैठे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद अच्छा सा प्रश्न होता है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के रहने वाले थे, उन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। 13 दिसंबर, अब देखिए 13 दिसंबर आ रही है, यहाँ एक प्रश्न अच्छा सा बनता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो वर्तमान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का आधार यही उद्देश्य प्रस्ताव है। बहुत अच्छा सा प्रश्न बन सकता है कि प्रस्तावना का आधार क्या है। 13 दिसंबर 1946 पंडित नेहरू द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, वह उद्देश्य प्रस्ताव इस प्रस्तावना का आधार है। दूसरी बात, इस उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या? भारत का जो भावी संविधान जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं, जिस आइन का हम लोग निर्माण करना चाह रहे हैं, उस संविधान के, उस कॉन्स्टिट्यूशन के क्या उद्देश्य होंगे, सरकार की प्रकृति कैसी होगी, सरकार किन किन उद्देश्यों को लेकर काम करेगी, इन सारी बातों का उल्लेख 13 दिसंबर 1946 को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया इसमें था। दूसरी बात, ये उद्देश्य प्रस्ताव उस दिन स्वीकार नहीं किए गए। संविधान सभा के कई सारे सदस्य ऐसे थे जिनमें से M.R. जयकर, डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आ जाते तब तक हम उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। इस वजह से हमारी संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया लेकिन पारित नहीं हुआ। 22 जनवरी, याद रखना डेट, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उद्देश्य प्रस्ताव की चार बातें, 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, पंडित नेहरू ने रखा, संविधान के क्या उद्देश्य हैं इस बात का उल्लेख है। पहले अधिवेशन में पारित नहीं हुआ, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, और वर्तमान प्रस्तावना का आधार है ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 वाला। इसके बाद एक बहुत बड़ा विवाद है जब हम संविधान सभा की बात करते हैं, जब संविधान की चर्चा करते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर बहुत सी बातें हैं, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों में कहीं डॉक्टर अंबेडकर का विशेष उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर। संविधान सभा के एक सदस्य के.वी. राव तो उन्हें भारतीय संविधान का जनक और जननी दोनों कहते हैं। अब स्थिति देख लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर की। डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए और चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव लड़ते हैं संविधान सभा के लिए, और डॉक्टर अंबेडकर बंगाल से मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अगस्त 1947 नजदीक आता जाएगा, भारत के विभाजन की तस्वीर साफ साफ नजर आने लगेगी। भारत का जब विभाजन हो जाएगा तब डॉक्टर अंबेडकर जिस एरिया से, वो एरिया था जयसुर खुलना,
जो जैसर कुल्ला वाला एरिया है वो एरिया पाकिस्तान में चला जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान में, जिसको आजकल हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की ये सीट वो खाली हो जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाएंगे। इसके बाद में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, भारतीय संविधान सभा है, उस संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार हैं बी एन राव के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को जब ये कहा जाएगा कि संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान जरूरी है, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीजी खेर, उस समय प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था बीजी खेर, उस वहां के प्रधानमंत्री थे, को एक पत्र लिखा जाएगा और डॉक्टर अंबेडकर के लिए बॉम्बे से संविधान सभा में स्थान रिक्त करवाया जाएगा। अब एम.आर. जयकर अपने पद से इस्तीफा देंगे, डॉक्टर अंबेडकर के लिए सीट खाली करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे से संविधान सभा के लिए सदस्य चुने जाएंगे। अब देखिए एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न बनता है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से सदस्य थे? बंगाल से थे, बॉम्बे से थे, मद्रास से थे या उड़ीसा से थे? अगर बॉम्बे और बंगाल दोनों है तब आपको बॉम्बे ही लिखना है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इनिशियल स्टेज में बंगाल में थे और जब वो पाकिस्तान में चला गया तो वो बॉम्बे से ही सदस्य है। भाई दबा, अगर बॉम्बे ऑप्शन में ही नहीं है और बंगाल हो और 2-3 ऑप्शन दूसरे हो तो गलत होते हुए भी हमें बंगाल ही लिखना होगा, क्योंकि एग्जाम सेटर जो पेपर सेट करने वाला है वो बंगाल से डॉक्टर अंबेडकर को सदस्य मान रहा है। जबकि याद ये रखना है कि बंगाल से डॉक्टर अंबेडकर पहले सदस्य थे, बाद में वो बॉम्बे से चुने गए। इस बात को याद रखना। डॉक्टर अंबेडकर की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो प्रारूप समिति के बारे में चर्चा किए बिना हम लोग नहीं रह सकते। देखिए संविधान सभा का प्रारूप जो है वो सर बी.एन. राव ने तैयार किया था। बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव, इनका नाम आपको याद रखना है। ये हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। हमारे संविधान सभा और संविधान के निर्माण से इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे कि हमको ऐसा लग सकता है कि शायद ये बी.एन. राव हमारी संविधान सभा के सदस्य होंगे। लेकिन याद रखिएगा सर बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वो केवल संवैधानिक सलाहकार थे, ICS अधिकारी थे और उन्होंने निःशुल्क अपनी सेवाएं संविधान निर्माण के लिए, बहुत अच्छे जानकार थे संविधान के, वर्मा के संविधान को बनाने में इनका योगदान है। सर बी.एन. राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था। साथ ही साथ आपको एक बात और भी बता देते हैं, सर बी.एन. राव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से जो भी जज रहे हैं उनमें सबसे पहले जो जज हैं वो है बी.एन. राव। इन्हीं सर बी.एन. राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। बी.एन. राव ने जो प्रारूप तैयार करके दिया, उस प्रारूप पर विचार करने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था उस समिति का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है, ये जो प्रारूप समिति है, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसका एक और नाम है पांडुलेखन समिति। ध्यान रखना, पांडुलेखन समिति, कई बार ऐसे टिपिकल शब्द आ जाते हैं, लिख लेना इसको। एग्जामिनर पूछ सकता है कि पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था। अब आप लोग सोच सकते हैं यार ये इतनी सारी समितियां पढ़ ली, लेकिन ये पांडुलेखन कहाँ से आ गई? पांडुलेखन कहिएगा, प्रारूप कहिएगा या ड्राफ्टिंग कमेटी कहिएगा, तीनों एक ही बात है। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति गठित की गई। डॉक्टर अंबेडकर समेत इस प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर थे? 7 सदस्य थे, 7 मेंबर थे। इसको आप ध्यान रखना। प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें अंबेडकर भी खुद शामिल है। अब देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक, प्रारूप समिति में कौन कौन लोग थे? तो 7 के 7 नाम आपको याद होना चाहिए। प्रारूप समिति का काम क्या था? भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना उसका काम नहीं था, जैसा कि नाम से लगता है। प्रारूप समिति का काम था सर बी.एन. राव द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया है उस प्रारूप पर विचार विमर्श करना इस प्रारूप समिति का काम था। तीसरी बात, ये जो 7 सदस्य हैं ये कौन कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष हैं। इसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे मोहम्मद सादुल्लाह,
मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग के थे, ये चौथे व्यक्ति हैं। पांचवें के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ये भी थोड़ा सा नाम याद रखना। इसके बाद में छठे व्यक्ति हैं टी.टी. कृष्णामाचारी। टी.टी. कृष्णामाचारी जब एक मेंबर थे डी.पी. खेतान साहब, जब खेतान साहब का निधन हो गया तब टी.टी. कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया खेतान साहब के स्थान पर, और सातवें सदस्य माधव। अब देखिए, एक प्रश्न पूछ लिया गया, किसी शायद लोक सेवा में पूछा गया था कि प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे। अब देखिए, ये जो प्रारूप समिति के 7 सदस्य हमने बोले हैं, इनमें से मोहम्मद सादुल्लाह को यदि छोड़ दिया जाए तो 6 के 6 कांग्रेसी। तो फिर ये प्रश्न क्यों पूछा गया? एक्चुअल में कांग्रेस के जो संविधान सभा में मेंबर थे उनकी सदस्य संख्या थी 208, और इन 208 में से 30 मेंबर ऐसे थे जो कांग्रेस के बैनर तले जीते थे, लेकिन कांग्रेस से इनका कोई लेना देना नहीं था। बेसिकली वो कांग्रेसी नहीं थे। कांग्रेस ने इन्हें संविधान सभा का सदस्य इसलिए बनाया था कि ये लोग चूंकि अलग अलग वर्ग के थे, कोई उद्योगपति था, कोई विधि शास्त्री था, कोई समाज सेवी था, लेकिन कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे। तो ऐसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कांग्रेस ने इन्हें अपना मेंबर बनाया था। ऐसे लोगों की संख्या 30 थी। प्रारूप समिति में के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी शुरू से ही कांग्रेसी थे, बेसिकली वो कांग्रेसी थे। बाकी जो 5 लोग हैं वो भी कांग्रेस के बैनर तले जीते थे, कांग्रेस के टिकट पर ही जीते थे, लेकिन कांग्रेस से उनका कोई निकट का संबंध नहीं था पहले से। इसमें जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर के.एम. मुंशी बाकी कांग्रेस के सदस्य हुआ करते। इस प्रारूप समिति ने ही भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, फाइनली जो प्रारूप तैयार किया। डॉक्टर अंबेडकर की जब हम लोग बात करते हैं तो 2-3 बातें और स्पष्ट हो जानी चाहिए। एक तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, हिंदू धर्म की पहले, डिटेल्स ऑफ हिंदुइज्म बुक के राइटर थे डॉक्टर अंबेडकर। और दूसरी बात डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ध्यान रखना, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार। अंबेडकर की वो पुस्तक है जो उन्होंने 1940 में लिखी थी, यानी पाकिस्तान की स्थापना से 7 साल पहले उन्होंने लिख दी। डॉक्टर अंबेडकर इतने विजनरी थे कि इतने दूरदृष्टि थे कि उन्होंने 7 साल पहले ही इस बात की कल्पना कर ली थी कि पाकिस्तान बनकर रहेगा। तो डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, इस बात को आप ध्यान रखें। अब देखिए, संविधान सभा पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो कुछ बातें और आती हैं, जैसे संविधान सभा के टोटल अधिवेशन कितने हुए, इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है, एकदम क्लियर कर देते हैं। संविधान सभा के कुल अधिवेशन 12 हुए, लेकिन बहुत सारी किताबों में आपको 11 मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है टोटल अधिवेशन 12 है, 11 + 1। अब 11 + 1 क्यों कह रहा हूँ? 24 जनवरी 1950 को जब हमारे संविधान सभा की जब अंतिम बैठक होती है, इस अंतिम बैठक को भी यदि हम अधिवेशन के रूप में काउंट करें तो टोटल अधिवेशन हो जाएंगे 12, 11 + 1 12। तो इस बात को याद रखना। दूसरी बात, एक प्रश्न आता है कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? कई जगह 9 लिखा हुआ है, कहीं 15 लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखना। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है उस पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं, तो आपको ध्यान रखना है संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। लेकिन इससे भी बढ़िया प्रश्न, अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो वो थी बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थे। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किताबों में, गाइड में अलग अलग मिल सकता है आपको, है ना, लेकिन ध्यान रखना कि 15 महिला सदस्य कुल थे। संविधान सभा में और क्या प्रश्न बन सकते हैं? संविधान सभा में जो प्रश्न बढ़िया वाले बनते हैं उनको लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है और बहुत अच्छे से प्रश्न हो सकते हैं। इन कन्फ्यूजन को हम आज दूर करते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक यानी पार्शियली लागू हुआ। अब देखिए, आंशिक रूप से लागू होने की वजह से इसे हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, ये तो आप सबको पता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हो रहा है, उस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए? आप लोगों ने पढ़ा होगा किताबों में, गाइड्स में, कि इस दिन 15 अनुच्छेद लागू हुए। ये 15 नहीं है, ये टोटल 16 अनुच्छेद हैं। ये 15 और 16 का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर कर देते हैं। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 394, याद रखें, अनुच्छेद 394।
अनुच्छेद 394 में उन अनुच्छेदों का उल्लेख है, जरा ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 394 में उन अनुच्छेदों का उल्लेख है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, और उनमें साफ साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 यानी नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो इस दिन लागू हुए। उसमें साफ लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 60 यानी जो राष्ट्रपति की शपथ है वो इस दिन लागू हुई। उसमें साफ लिखा हुआ है 386 जो परिभाषाएं, जो अलग अलग संविधान में परिभाषाएं दे रखी हैं, 366 उस दिन लागू हुआ, 367 उस दिन लागू हुआ, 380 जो एंट्रीम प्रेसिडेंट की बात करता है वो भी 26 अपना 1949 को लागू हुआ, और खुद अनुच्छेद 394 भी उसी दिन लागू हुआ। अगर अनुच्छेद 394 को काउंट करते हैं तो कुल अनुच्छेदों की संख्या हो जाती है 16। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए, जिसमें नागरिकता से संबंधित 324, चुनाव आयोग से संबंधित, राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 भी लागू हुआ। इसके अलावा जो भारत के इंटरिम प्रेसिडेंट जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित होने से पहले जो 2 साल की अवधि तक अस्थायी रूप से राष्ट्रपति रहे, उससे संबंधित जो अनुच्छेद 380 वो भी इस दिन लागू हुआ। इन सारी बातों को अगर हम काउंट करते हैं तो आंसर आता है 16 अनुच्छेद। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चूंकि भारत का संविधान आंशिक रूप से इस दिन लागू हुआ, इस वजह से इसे हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे देश के एक बहुत बड़े विधिवेत्ता रह चुके हैं, वो राजस्थान से संबंधित हैं, लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी जी के एडवाइस पर ही इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का भारतीय संविधान के निर्माण में जो योगदान है, उस योगदान को रेखांकित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की जब 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तब हमारे संसद का एक विशेष अधिवेशन 26 नवंबर को बुलाया गया, और न केवल विशेष अधिवेशन बुलाया गया बल्कि इसे विधि दिवस से कन्वर्ट करके इसे संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। इन बातों को भी आप ध्यान रखें। 2 बढ़िया प्रश्न हो सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के जो 16 अनुच्छेद लागू हुए, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 394 में है। दूसरी बात, भारत का संविधान ये आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से, ये क्या बात हुई? आंशिक रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ, इसको लेकर क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए, लाहौर का कांग्रेस का अधिवेशन याद कीजिए, और 1929 का, है ना, उसमें कांग्रेस ने साफ घोषणा की कि प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। क्योंकि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, इस वजह से हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि ये जो 26 जनवरी की जो ऐतिहासिक महत्ता वाली तिथि है, उसकी महत्ता कम ना हो जाए, इसका महत्व कम ना हो जाए, इस वजह से संविधान निर्माण होने के बावजूद, संविधान अंगीकृत करने के बावजूद हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू किया, और जो बाकी वाले जो प्रावधान हैं वो हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। संविधान सभा में और क्या प्रश्न हो सकते हैं? 24 जनवरी, डेट याद रखिएगा, 24 जनवरी 24 1950, 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। इस अंतिम बैठक में 2 काम हुए। एक, हमारी संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए, एक तो ये याद रखना है। दूसरी बात, पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए, और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, वो अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने इस संविधान पर अंत में हस्ताक्षर किए। एक बात तो। दूसरी बात, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि कहाँ तो 389 मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन योजना के तहत, और साइन करने वालों की संख्या केवल 284 कैसे है, उसको भी क्लियर कर देते हैं। देखिए, चूंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, तो उसके बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? याद रखिएगा, 324 का आंकड़ा आपको याद रखना है। आप प्रश्न पूछोगे कि 389 मेंबर थे टोटल, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, वो बहिष्कार करते हैं, तो 316 का आंकड़ा आना चाहिए। ये 324 का आंकड़ा क्यों मरा?
एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। मुस्लिम लीग संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर रही है, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम लीग के सारे सदस्य संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार किए जाने के बावजूद भी मुस्लिम लीग के बैनर तले जो लोग जीते हैं वो हमारे संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। अभी नाम बोला गया था, प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, कौन नाम बोला था? मोहम्मद सादुल्ला, वो मुस्लिम लीग से ही तो थे। नुसरत मोहानी, वो कहाँ से थे? वो भी मुस्लिम लीग से थे। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग बहिष्कार करेगी तो सारे सदस्य बहिष्कार करें, ये जरूरी नहीं है। प्रश्न आता है कि मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने के बाद कितने मेंबर थे? 324। प्रश्न आता है 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कितने मेंबर थे? 299। प्रश्न आता है हमारे संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284। कई बार पूछा जाता है कि ये कम कैसे हो गए, तो देखिए अभी मैंने नाम बोला नुसरत मोहानी, वो संविधान सभा के हमेशा मेंबर रहे, हर बैठक में उन्होंने भाग भी लिया, लेकिन उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने कहा मैं मानता ही नहीं इसे, तो इस वजह से आंकड़ा तो कम आना ही था, बस 284 का आंकड़ा याद रखना। दूसरा काम 24 जनवरी को जो किया गया वो क्या गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। और जैसे ही मैं निर्वाचित शब्द बोलता हूं तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, मैं इस बात को समझ सकता हूं। देखिए हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का कार्य क्या था, तो यहाँ थोड़ा सा आप गलती कर सकते हैं। नाम से स्पष्ट होता है कि संविधान सभा संविधान के निर्माण का काम करती है। वैसे संविधान निर्माण का ही तो काम था उसका, लेकिन याद रखना हमारी इस संविधान सभा के दो कार्य थे। वो संविधान निर्माण का काम भी कर रही थी, और संविधान निर्माण का कार्य जब करती थी तो संविधान सभा और उसका जब अध्यक्ष होते थे तो वो होते थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और जब यही संविधान सभा संसद के रूप में भी काम करती थी, 2 शिफ्ट में इसकी मीटिंग होती थी। मान लीजिए सुबह की शिफ्ट में यदि संविधान सभा का निर्माण का काम कर रही है तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं, और जब मान लीजिए समझ से लीजिए कि शाम को यदि संविधान सभा संसद के रूप में काम करती है, तब जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती है उस समय हमारी इस संविधान सभा की अध्यक्षता जी.बी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई, इसका कारण है, उसका कारण ये है 24 जनवरी 1950 जब संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में करती है, तब दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक, संविधान सभा को यह अधिकार किसने दिया? दूसरा, निर्वाचन शब्द का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, एकदम क्लियर करते हैं। संविधान सभा के दो काम है, संविधान का निर्माण करना, और यही संविधान सभा एक और भी तो काम कर रही है, संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य कर रही है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव राष्ट्रपति के रूप में करती है, राष्ट्रपति के रूप में जब चुन रही है, तो वो संविधान सभा नहीं है, वो संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती है। दूसरी बात, निर्वाचन शब्द कैसे बोला, मनोनीत क्यों नहीं बोला? तो मनोनीत इसलिए नहीं बोला, निर्वाचित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि संविधान सभा ने बाकायदा ऑर्डर निकाला था कि जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं वो फॉर्म भरिए। केवल एक ही फॉर्म आया और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस वजह से निर्वाचन हुआ। संविधान सभा की जो बैठक 24 जनवरी 1950 की है, उसमें साफ साफ आयंगन ने इस बात की घोषणा की है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। दैट्स व्हाई हमने निर्वाचित शब्द का प्रयोग किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भारतीय संविधान का ये जो अनुच्छेद है 380, इस अनुच्छेद 380 जो अब खत्म कर दिया गया है, इस अनुच्छेद 380 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है इंटरिम प्रेसिडेंट, अंतरिम राष्ट्रपति, यानी कि जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती, संविधान लागू हो जाने के बाद, जब देश में संसद और राज्य की विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक अंतरिम राष्ट्रपति का जो प्रावधान किया गया था वो प्रावधान अनुच्छेद 380 में था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। जब हम लोग संविधान सभा की बात करते हैं तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न और बनते हैं। एक तो भारत का संविधान जो उसका टाइटल क्या, उसका शीर्षक क्या है, बड़ा बचकाना सा सवाल आपको लग सकता है,
लेकिन ये बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। भारत के संविधान का जो शीर्षक है वो है भारत का संविधान। आप प्रश्न पूछ सकते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 393 आर्टिकल 393 में ये लिखा हुआ है कि जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका शीर्षक भारत का संविधान, भारत का संविधान। दूसरी बात, 394 में क्या लिखा हुआ है? अभी तक जो आपने जाना 394 में ये लिखा हुआ है कि जो 16 अनुच्छेद है वो लागू हुए, और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जो 16 अनुच्छेद तो लागू हुए, लेकिन बाकी वाले अनुच्छेद कब लागू होंगे ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 394 में ही लिखा हुआ है कि इन 16 अनुच्छेदों के अलावा जो भारतीय संविधान का शेष भाग है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो 26 जनवरी 1950 में लागू होगा। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 394 में है। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 394 में दो बातें हैं, 16 अनुच्छेद लागू हुए और 16 के अलावा बाकी जितने भी अनुच्छेद हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 394 में है। फिर देखिए, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, इतना पता है आपको, जानते हैं। 15 अगस्त 1947 से लगाकर 26 जनवरी 1950, जब तक भारत का संविधान कंप्लीटली लागू नहीं हुआ, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, तब तक देश की व्यवस्था कैसे रही? आप जानते होंगे भारत शासन अधिनियम 1935 आपने पढ़ा होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये प्रावधान था कि देश की आज़ादी के बाद जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। इस बात का उल्लेख भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में था। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी, ये बात क्यों कही, यहाँ पर क्यों कही? ये बात इसलिए कही कि भारतीय संविधान का जो अंतिम अनुच्छेद है, दैट इज 395 क्या लिखा हुआ है उसमें? अनुच्छेद 395 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 395 में ये लिखा हुआ है कि ये जो 1935 का अधिनियम है, जो कि भारत में लागू है, और कब तक लागू था? 26 जनवरी 1950 तक। ये अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वो, और जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है वो, ये दोनों अधिनियम अनुच्छेद 395 के द्वारा, जो भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद है, उसके द्वारा समाप्त कर दिए गए। अब देखिए, संविधान सभा की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो और क्या क्या बातें हो सकती है संविधान सभा के बारे में? 2-3 बातें और याद रखनी है। एक, डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को लेकर जिन जिन लोगों ने, किन किन लोगों ने क्या क्या कहा, और एक, हमारी जो संविधान सभा है उसके कुछ लोगों ने आलोचना की। देखिए, प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो हमारी संविधान सभा है उसको हिंदुओं की संस्था किसने कहा? आप लोगों ने गाइड में पढ़ा होगा, शायद आप पढ़ने मिला हो, कि हिंदुओं की संस्था के लिए जिस व्यक्ति का नाम आता है वो आता है चर्चिल का। लेकिन याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था नहीं कहा। विंस्टन चर्चिल, जो कि इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा है, एक जाति की संस्था कहा है चर्चिल ने। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, तो फिर हिंदुओं की संस्था किसने कहा? याद करिएगा, 1919 का एक्ट, उस एक्ट में लास्ट लाइन लिखी हुई थी कि जो 1919 का अधिनियम कितना सफल रहा, इसकी समीक्षा करने के लिए हम एक आयोग का गठन करेंगे। और 1927 में इस संदर्भ में एक आयोग बनाया भी गया था, दैट वाज साइमन कमीशन। ये जो साइमन है, साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था लॉर्ड साइमन। इन्हीं लॉर्ड साइमन, ध्यान रखिएगा, हमारी संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा था, चर्चिल ने नहीं कहा था। चर्चिल ने कहा था संविधान सभा एक जाति की संस्था, और चर्चिल ने ये भी कहा था मुस्लिम लीग के बिना, मुस्लिम लीग के द्वारा जब बहिष्कार किया गया था तब उन्होंने कहा था संविधान सभा एक ऐसा विवाह लग रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये दोनों बातें आप याद रखें। फिर देखिए, भारतीय संविधान या द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
इसका हिंदी में अनुवाद भी मिल रहा है। ये ग्रेनविल ऑस्टिन की एक बहुत सुंदर किताब है और बहुत ही सुंदर टिप्पणी इसमें इन्होंने की है, बहुत सुंदर व्याख्या की है। ग्रेनविल ऑस्टिन का निधन भी अभी 2014 में हुआ है और भारत सरकार ने इनके जो काम किया गया उस काम के आधार पर इन्हें एप्रिसिएट किया। भारत सरकार ने इन्हें बहुत बड़ा सम्मान दिया, पद्मश्री। पद्मश्री ग्रेनविल ऑस्टिन को दिया। अब मैं यहाँ पर ग्रेनविल ऑस्टिन की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? ऑस्टिन के बारे में भी एक प्रश्न आता है, क्योंकि किताब का नाम याद रखना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, ऑस्टिन की जो टिप्पणी है लोग उसे आलोचना के रूप में, और वो टिप्पणी क्या है? उन्होंने कहा था संविधान सभा के बारे में, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैंने शुरू में ही कहा था कि जो हमारी संविधान सभा थी उसमें कांग्रेस के 208 लोग थे। ऑस्टिन ने अपनी किताब में ये कहा संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है, अर्थात ऐसा लगता है कि संविधान सभा की दो तीन बड़ी आलोचना है। एक तो ये कहते हैं हिंदुओं की संस्था है, ये भी आलोचना नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि हिंदुओं का देश की जनसंख्या में सबसे ज्यादा प्रतिशत है। लेकिन संविधान सभा की एक बहुत बड़ी आलोचना यह है कि ये एक संप्रभु संस्था नहीं थी, ऐसा कहते हैं। उसके पास सॉवरेनिटी नहीं थी, उसको संविधान बनाने का अधिकार किसने दिया? जनता ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना नहीं था, एकदम स्पष्ट कर दें। संविधान सभा में देशी भारत से सदस्य मनोनीत किए गए थे और अंग्रेज भारत से सदस्य निर्वाचित किए गए थे। लेकिन भारत की जनता ने इनका निर्वाचन नहीं किया, ये रियलिटी है। हमारे जो राज्य थे, राज्य में जो विधानमंडल काम कर रहे थे, उन विधानमंडल के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। इसका मतलब संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, इसका मतलब आलोचना निवेदन है। इसका मतलब ये है कि अगर चुनाव करवाते तब भी तो यही लोग चुन कराते, तो इसे खारिज किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें डॉक्टर अंबेडकर के योगदान की, तो दो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक चल रही थी 24 जनवरी को, उस समय बहुत सारे संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रशंसा कर रहे थे, उनके योगदान को रेखांकित कर रहे थे, उन्हें सैल्यूट कर रहे थे। लेकिन जब राजेंद्र प्रसाद का बोलने का खुद का नंबर आया, तब उन्होंने जो बोला वो याद रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा कि मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अगर कोई भी एक अच्छा कार्य किया है तो वो अच्छा कार्य है 29 अगस्त सन 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन करना है। अध्यक्ष के रूप में मैंने जो ये सबसे बढ़िया काम किया है तो वो ये काम है कि मैंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को बनाया, और बाकी में जो काम आगे संभाला वो काबिल तारीफ है। फिर वो आगे कहते हैं जिस तरह से एक हवाई जहाज को चलाने के लिए एक पायलट की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने एक दक्ष पायलट के रूप में हमारी संविधान सभा को संचालित किया। प्रश्न आ सकता है डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को रेखांकित करते हुए उन्हें स्किल्ड पायलट, दक्ष पायलट किसने कहा? तो याद रखेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा कहा था। इसी प्रकार से एक प्रश्न और बनता है, वो है के.वी. राव। के.वी. राव वो संविधान सभा के एक सदस्य हुआ करते थे। वो डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि वो न केवल संविधान के जनक हैं बल्कि जननी भी हैं, फादर एंड मदर टू। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के जनक और जननी भी है, जनक भी हैं और जननी भी हैं। तो इन दोनों को याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और के.वी. राव। आपने इतिहास पढ़ा होगा, नेशनल मूवमेंट आपने पढ़ा है, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आपने पढ़ा होगा। अस्पृश्यता आंदोलन को लेकर जो आंदोलन चलाया गया, अंतर्गत प्रदेश को लेकर जो आंदोलन चलाया गया, ये किस प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था में कमियां थी किसकी तरफ संकेत करते हैं डॉक्टर अंबेडकर। तो जो डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है, पुस्तक लिखी जो अब देखिए जो आज की जो व्यवस्था है वो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर अंबेडकर को। तो इस प्रकार संविधान सभा से संबंधित जो बातें हो सकती थी वो बातें याद रखना। आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे संविधान में संशोधन करने की पावर है संसद के पास, ये बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। दूसरा, हमारी जो संसद है इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हो रही है,
13 मई 1952। मैंने कहा संविधान में संशोधन की शक्ति, संविधान की संशोधन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। और संसद की पहली बैठक हो रही है 13 मई 1952। और आप जानते होंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट है वो 1951 में ही हो गया था, 1951 में ही हो गया था। तो प्रश्न ये है कि जब संविधान में संशोधन संसद करती है, संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हो रही है, संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया? तो आपको याद रखना है कि जो हमारी संसद है वो संसद 1952 में जरूर अस्तित्व में आ रही है, लेकिन जो हमारी संसद नवंबर 1947 जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा यानी वो संविधान सभा संसद के रूप में भी तो काम करती है, और वो तब तक काम करती है जब तक कि नई संसद का गठन नहीं हो जाता। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रथम संविधान संशोधन उसी संविधान सभा ने किया जिसने संविधान का निर्माण किया, अर्थात संविधान सभा ने ही संसद के रूप में कार्य करते हुए भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया, जिसमें बहुत सी बातें नए शेड्यूल जोड़ा गया। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आज का वीडियो यहीं तक, और कल फिर हम मिलेंगे। लेकिन जाते जाते एक बात और बता दूं कि एक क्वेश्चन और बनता है कि पहली कार्यवाही कब प्रारंभ हुई, संविधान सभा की पहली कार्यवाही कब से प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर आता है 13 दिसंबर सन 1946, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष रखा। वह भी यानी 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की कार्यवाही की प्रथम डेट है, यानी प्रथम तिथि है। तो इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। संविधान सभा की प्रथम कार्यवाही किस दिन प्रारंभ हुई? 9 दिसंबर 1946 भी होगा, 13 दिसंबर 1946 भी होगा, या कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। तो आप इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।